आज से 10 साल पहले टीसीएस 3-3.5 लाख रुपए पे हायर करता था इंजीनियर्स को, आज भी 3-3.5 लाख रुपए पे हायर करता है। ठीक है, 10 साल पहले जो 1200 रुपए में पड़ा होगा वो आज 12,000 रुपए दे रहा है। एंड देन हार्दिक को कुछ समय बाद एक लीगल नोटिस आ गया। यार मुझे ना अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे बहुत ज्यादा भरोसा है, और सीरियसली। दूसरा मुझे भरोसा है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस पे। 75% जो हमारे प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल है। कंपनी बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर पाती है अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि लेबर लॉस का किसी को पता होता नहीं है। सबसे बड़ा रोल होता है उसमें पुलिस का, कि वो कितने एविडेंस इकट्ठे करती है। 1.25 लाख या 1.5 लाख भी पर कैपिटा इनकम नहीं है। मिट्टी खा के लोग गुजारा करते हैं। इंडिया में न जाने कितने लोग आज भी भूख से मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। सरकार बोलती है कि इंडस्ट्री आएगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे तो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के नाम पे इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बनाया, नहीं बनाया। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम कहाँ लगता है? गुड़गांव में। आप सोचो कि पब्लिक पार्क बनाए होंगे, नहीं बनाए, वहां पे बनाए शराब के ठेके। आप सोचो प्ले ग्राउंड बनाए होंगे, नहीं बनाए, हर कॉर्पोरेट के आगे स्मोकिंग जोन बना दिया। आप सोचते हो, आप अट्रैक्ट होके जाते हो कि बहुत ग्लैमर है, बहुत प्रॉस्पेरिटी में जीते होंगे यहाँ के लोग, की पार्टी करते हैं क्लब्स में। अगर आप वीक डेज पे चले जाओगे, सबके सब खाली पड़े रहते हैं। 90% जो आईटी ग्रेजुएट है उनकी 30,000 रुपए से भी सैलरी स्टार्ट नहीं होती। इंजीनियरिंग कॉलेज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, वो खुद बोलती है कि 90% जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है। गुड़गांव दिखने में बहुत अच्छा लगता है, स्लम एरिया है। यू ब्लॉक भी स्लम एरिया से कम नहीं है। एक बार बारिश हो जाए तो बिना नाले में पैर रखे बाहर नहीं निकल सकते लोग। ऑफिस जाते हैं, पता है कैसे जाते हैं? हाथों में जूते लेके जाते हैं। हम बात करते हैं चाइना की, मुझे तो लगता है इंडिया को भूटान से भी कंपेयर नहीं कर सकते। सेल्स डिपार्टमेंट से ऑपरेशन का भी काम कराते हैं, और सैलरी क्या है? 30,000, 32,000, 35,000 रुपए। एक एम्प्लॉय पे 10 गुना या 12 गुना रेवेन्यू जनरेट करती है। एचआर डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये एचआर हायर कर लेते हैं, पता नहीं क्या सोच के एचआर हायर कर लेते हैं। इनको क्या लेबर लॉस पता होते हैं? इनको अपनी कंपनी के क्लॉज नहीं पता होते। सेल्स वाले तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड, सेल्स में जितने लोग हैं सब एक्सप्लॉइटेड हैं, सब के सब। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 12-12, 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम कराते हैं। 10 मिनट भी लेट हो गए तो हाफ डे, ठीक है। बट जाने के टाइम पे उन्हें ओवर टाइम नहीं देते। क्लाइंट को दिखाने के लिए बल्क हायरिंग करते हैं, फिर क्लाइंट बोलता है कि हमारी डिमांड कम है, एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते, तो धीरे धीरे उनको ले ऑफ करना शुरू करती है, स्ट्रेटेजिकली ले ऑफ करती है। ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट तो बनाए जाते हैं, उस पर ताला मार दिया जाता है। महाराष्ट्र में इन्होंने डेवलपमेंट क्या करा? एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है? मुंबई में। इंडिया का सबसे बड़ा डंप यार्ड कहाँ है? मुंबई में है। 80% जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो तो बेरोजगार है। प्रधानमंत्री इनको एड्रेस करते हैं टेलीविजन पे आके, तो वहां पे स्पॉन्सरशिप पता है किसकी होती है? स्पॉन्सरशिप होती है ड्रीम 11 की। जिम शुरू कर दी क्या? नहीं यार, मोटा हो गया हूँ पहले से मैं। नहीं, वैसे क्या कर रहे हो अभी? मतलब जॉब कर रहे हो या साइड हसल कुछ? मैं यार, मेरा मेन तो है कंटेंट, ठीक है। हाँ। मैं कंटेंट से रिलेटेड ही काम कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी मदर इंश्योरेंस कंपनी में है, सो आई डिसाइडेड कि आई विल बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इंश्योरेंस। पहले मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं यहाँ पे फोर्थ वॉल थोड़ा ब्रेक करके अच्छा, ठीक कि है, ओके। हार्दिक और मैंने पहले भी पॉडकास्ट किया हुआ है। आई थिंक 4-5 या 6 महीने पहले, पिछले साल किया था, नवंबर या अक्टूबर के अराउंड, आई डोंट नो हाँ, मैं एग्जैक्टली। मुश्किल है। और हाँ, उसमें हार्दिक ने अपनी आप बीती बताई थी कि कैसे एक कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी के अंदर उसकी मेंटल हेल्थ कैसे ख़राब हो गई, किस तरीके का हरासमेंट होता था, क्या क्या उसको झेलना पड़ा। फिर उसके बाद हमने पॉडकास्ट किया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर हार्दिक ने भी अपने चैनल पे उसको रिलीज कर दिया। एंड देन हार्दिक को कुछ समय बाद एक लीगल नोटिस आ गया, और फिर मैंने अपने लॉयर से बात करी और मुझे ये हिदायत दी गई कि आप प्राइवेट कर दीजिए। और फिर मैंने हार्दिक को बोला, यार आप अपने चैनल पे तो रहने दो, बट मेरा नाम वहाँ से हटा दो। तो हार्दिक, मैं जानना चाहता हूँ कि यार वो एक बार थोड़ा बताओगे कि कैसे, लाइक कंपनी का नाम मत लेना, बट जब लीगल नोटिस आता है तो यार मतलब, और वो भी ऐसे स्टेज पे जब आपका चैनल इतने छोटे स्टेज पे था, तो कैसा फील होता है कि यार दुनिया में यार अगर आप सच बोलने जाओ तो आपको लतेड़ा जाएगा, अगर आप कमजोर होके खेलो तो आपको लताड़ा जाएगा। तो आप कैसा गेम खेलो यार, मतलब समझ ही नहीं आता ना। यार मुझे ना अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे बहुत ज्यादा भरोसा है, और सीरियसली। दूसरा मुझे भरोसा है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस पे। आप खुद देखो ना, 75% जो हमारे प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल है, ठीक है। लगभग उतने ही केसेस अभी अंडर ट्रायल है। जो कोर्ट्स है वो 103% या 104% ओवरबर्डन है।
मान लो सिर्फ एक केस डिफेमेशन का, जो छोटा सा केस है, जिसमें मैंने 1 साल अगर कंपनी में काम करा है, वो मुझे सू करती है, वो केस लड़ते 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 5-6 साल गुजर जाएंगे, और तब अब भी उस समझा पर कोई कनेक्शन नहीं आएगा। समझा मैं। तो ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इतना इफेक्टिव हमारी जुडिशरी है। 5-6 साल लग जाएंगे केस लड़ते लड़ते, ठीक है। इधर मैं लॉयर को पैसे देता रहूंगा, उधर वो कंपनी, उनको तो कोई फर्क है नहीं, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। यही मेन वजह है कि कंपनी बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर पाती है अपने एम्प्लॉयज को। अगर मान लो कि मेरा होम टाउन राजस्थान में है और मैं काम करने आया हूँ गुड़गांव में, और गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनी जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे लीगल डिस्प्यूट हैं, वो केस लड़े जाएंगे गुड़गांव में, हरियाणा में। राजस्थान में मेरा होम टाउन है, जॉब मैंने छोड़ दी है, अब मैं जाके वो केस लड़ूंगा कहाँ? हरियाणा में। तो मैं सिर्फ केस लड़ने के लिए हरियाणा में रहूँ, और जितने टाइम तक वो केस चलता रहेगा, मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, मैं दोबारा कहीं काम नहीं कर पाऊंगा। तो बंदा असल में तो केस इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वो भूखमरी से और गरीबी से मर जाएगा। और अभी तो हमने देखा है कि कैसे जज साहब के यहाँ करोड़ों अरबों रुपए पकड़े गए, जल गए। नहीं प्लीज नाम भी मत लो, यहाँ पे रहने दो यार, कंटेम्प्ट ऑफ अच्छा कोर्ट लगा चलो दे, कुछ चलो भरोसा नहीं है चलो इन गधों का। चलो, मैं सही बता ठीक रहा है ना। हूँ। मैं पता है उस मैं अभी जितनी न्यूज देख रहा हूँ, आप तो चलो ये न्यूज देख रहे थे, जब मैंने न्यूज देखा और फिर मैं जाके तुरंत लॉस पढ़ रहा था कि कि इसको पकड़ा जा सकता है क्या, इसको सजा होगी। भाई वो ऊपर है लॉ से। एक बात है, आप कोई केस फाइल करते हो, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज जो होती है, जब वही काम नहीं करेगी, वही फैक्ट्स प्रोड्यूस करने में 10 तरीके के उसमें नेग्लिजेंस होती है। कोई बंदा हम्म डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केस फाइल करने जाता है, सबसे बड़ा रोल होता है उसमें पुलिस का, कि वो कितने एविडेंस इकट्ठे करती है। अब पुलिस के इंटरेस्ट आपको पता है यार, 24-24 घंटे जिससे आप काम कराओगे, वो कितना हम्म एफिशिएंटली अपना काम करेगी, ठीक है। ओवरबर्डन है वो। और ओवरबर्डेंड है, दूसरी बात ये है, ओवर एग्जॉस्टेड है, ओवरबर्डेंड है। लोग उन पे नाम इल्जाम लगाते हैं करप्ट हो रहेगा, बट आप सोचो ना, पॉलिटिकली ड्रिवन है, और हर स्टेट की गवर्नमेंट पुलिस को हर तरीके से कंट्रोल करती है। अब उनकी बात नहीं मानी, उठा के ट्रांसफर कर दी, आपका बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद सोचते हैं कि उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अलाउंसेस और सैलरी का डिफरेंस है। आप हम्म। सोचो ना, ए ग्रेड ऑफिसर है, वो बी ग्रेड ऑफिसर को बोलेगा भाई तू पैसे ले ना ले, बट अगर इस सीट पे बैठ के तू काम करेगा, मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। अच्छा यार अच्छा, एक मैंने चीज एक चीज, बोलो बोलो। हाँ बताओ बताओ। नहीं मैं थोड़ा पूछ रहा था क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, आप 2 घंटे तक बोलते रह गए थे। अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आई एम सो सॉरी। हाँ मुझे पता है आप व्लॉग बनाते बनाते आदत हो गई है कि आप कैमरे में देख के बात कर सकते हो अपने आप ही। मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हट भी नहीं जाऊंगा नहीं तो है, भी आप 2 घंटे नहीं। पॉडकास्ट कर लोगे। एक्चुअली मैं क्या है ना, मैं अरे कुछ सवाल लेके हाँ आया जी, हूँ इस बार। पिछली बार तो आपकी मुझे आप बीती सुननी थी, आपके एक्सपीरियंस सुनने हाँ थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। आपने ना एक स्टोरी डाली थी, मे भी स्टोरी डाली थी या फिर वो लाइक किया था रील पे, पर उसमें लिखा था कि मैं बस अब निकल लेना चाहता हूँ यहाँ से यार। मैं हार चुका हूँ इंडिया की अब इस आदत से कि वो ठीक होगा कुछ होगा ना, मुझे साफ हवा मिल रही है, ना साफ पानी मिल रहा है, ना बिजली है, यहाँ पे रिलीजन के नाम पे वोट पॉलिटिक्स होती रहती है, एजुकेशन खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना खतरनाक है, करप्शन इस लेवल पे है, जुडिशरी सिस्टम इस तरीके से हो रखी है। तो एक भी ऐसी चीज नहीं दिखती जो कि मेरे को लगे कि यार मैं यहाँ पे रहूं, टैक्स भरूं और एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। तो आपने लिखा था कि आप यूरोप जाना चाहोगे, तो मुझे आपसे जानना है कि आपने यूरोप क्यों चूज किया और ये कहाँ से आई मेंटेलिटी, क्या देखा आपने ऐसा। चलो यार, बहुत कमाल का सवाल पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली कंट्री में से आती है इंडिया, ठीक है। और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि सबसे ज्यादा जो गरीबी है पूरी दुनिया में, वो भी इंडिया में ही है, एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। आप बोल सकते हो कहने के लिए कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बट आप ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कितना है उसमें। हम्म अगर आप वो टॉप 10% निकाल दो, तो लगभग 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी पर कैपिटा इनकम नहीं है। साउथ हम्म अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे लोग मिट्टी खा के गुजारा करते हैं, इंडिया में न जाने कितने लोग आज भी भूख से मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, 100 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। भूख से तो कोई नहीं मैं मरा है बोल अभी तक 2018 के बाद, ये मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ, वैसे ये भूखमरी से नहीं नहीं, मरा है। भाई साहब आप जो स्टेट्स देखते हो, ठीक है, हम्म वो जो कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी होती है ना, वहाँ पे भी जो सीट्स है वो वेकेंट है। और दूसरी बात, ये जो स्टैट्स देखते हो, ये भी गवर्नमेंट ने, आप देखोगे 2014 के बाद इनको कैलकुलेट करने का तरीका बदला है।
हम्म इनके जो मेथड है कैलकुलेट करने के वो बदले हैं। बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी खोलो, उस पर जो डेटा लिखो वो सब खोल के बता देता है। अगर लोग भूखमरी से नहीं मरते तो क्या वजह लगती है कि हर स्ट्रीट पे आप निकल जाओ, कोई ऐसा शहर नहीं है लोग भीख नहीं मांगते, सड़क पे पड़े नहीं होते, पूरी पूरी रात सड़कों पे गुजारते नहीं है। आप दिल्ली एनसीआर में चले जाओगे तो वहां भीड़ दिख जाएगी आपको। हम्म हर चौराहे पे कोई ना कोई आदमी मर रहा होगा, सड़क पे तड़प रहा होगा, पर उसे पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार बोलती है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, ये तो सरकार खुद क्लेम करती है। आप सोचो जब 75% से ज्यादा टैक्स गरीब तबका या फिर मिडिल क्लास तबका पे करता है, उसके बाद उसको मिलता क्या है बदले में। अभी आपने केस सुना हैदराबाद का, वहां पे पूरा जंगल काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां 5,000 10 करोड़ या 15,000 करोड़ की आमदनी होगी सरकार को, तेलंगाना रोक लगा दी गवर्नमेंट ना को। उस पे तो रोक लग गई ना फाइनल। उस पर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बट जब गुड़गांव बना, ठीक है, हम्म पूरे के पूरे अरावली जंगल काटे गए जो सीधा राजस्थान के साथ, सहारा डेजर्ट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और डेवलपमेंट क्या हुआ आप सोचो। और सरकार बोलती है कि इंडस्ट्री आएगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर असल में हुआ क्या? फिर वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किनके पास चलेगी? कॉर्पोरेट्स के पास। ठीक है, अब आप सोचो कि वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बनाया? नहीं बनाया। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम कहाँ लगता है? गुड़गांव में। मेट्रो हर जगह नहीं जाती, गुड़गांव में सबसे एक्सपेंसिव मेट्रो का टिकट भी गुड़गांव में ही है। ठीक है, आप सोचो कि पब्लिक पार्क बनाए होंगे? नहीं बनाए, वहां पे बनाए शराब के ठेके। आप सोचो प्लेग्राउंड बनाए होंगे? नहीं बनाए, हर कॉर्पोरेट के आगे स्मोकिंग जोन बना दिया। वो लोग वहां काम करते हैं कॉर्पोरेट्स में, ब्रेक के टाइम पे स्मोक करना एक हैबिट है। ठीक है, वीकेंड पे आपके मैनेजर या फिर आपके सुपरवाइजर फोर्स करेंगे आपको दारू पीने के लिए, आप अवॉइड भी करना चाहो तो, कि पूरी पूरी कम्युनिटी ऐसी है जो वहां पे शराब पी रही है, सैटरडे संडे पार्टी कर रही है, और आप सोचते हो, आप अट्रैक्ट होके जाते हो कि बहुत ग्लैमर है, बहुत प्रॉस्पेरिटी में जीते होंगे यहाँ के लोग की, पार्टी करते हैं क्लब्स में। अगर आप वीक डेज पे चले जाओगे सबके सब खाली पड़े रहते हैं, और आधे से ज्यादा जो लोग एंजॉय करने आते हैं वो बाहर से आते हैं। ठीक है, हम्म आप सोचो कि वहां पे अभी भी एवरेज इनकम 20,000 25,000 रुपए ही है, तो कमा कौन रहे? 90% जो आईटी ग्रेजुएट है हम्म उनको 30,000 रुपए से, उनकी 30,000 रुपए से भी सैलरी स्टार्ट नहीं होती। जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है वो ऑफर करती है 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। इंजीनियरिंग कॉलेज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, वो खुद बोलती है कि 90% जो सिलेबस है वो हम्म आउटडेटेड है। ये 70% तो अभी भी स्केयर सेट जॉब, स्केयर सेट है इंजीनियर्स में। 80% वो हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बची कहाँ? तो पहले ऐसा होता था कि 20-30 हजार रुपए की नौकरी लग जाती थी हमारे माँ बाप की, तो अच्छा खासा एक विला लेते थे रेंट पे, उसपे 4 कमरे होते थे जिसमें रहते थे। अभी एक ये सोचो कि जितना बड़ा हमारा किचन है उतने बड़े कमरे में तो 2-2 3-3 लोग रहते हैं। 15-15 20-20 हजार रुपए में रेंट पे करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है भाई? उन्होंने गुड़गांव में क्या बनाया डेवलपमेंट के नाम पे? स्टेडियम बनाए? नहीं बनाए। 2 स्टेडियम है, वो भी जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। किस चीज में आप कंपेयर करोगे गुड़गांव को? आपको लगता है कि बिल्डिंग्स बहुत है, बहुत मतलब गुड़गांव दिखने में बहुत अच्छा लगता है। यू ब्लॉक के पीछे नादोपुर गांव है भाई, स्लम एरिया है। यू ब्लॉक भी स्लम एरिया से कम नहीं है। एक बार बारिश हो जाए तो पैर आप बिना नाले में पैर रखे बाहर नहीं निकल सकते। लोग ऑफिस जाते हैं, पता है कैसे जाते हैं? हाथों में जूते लेके जाते हैं, ऑफिस जाके पहनते हैं। ये तो हालत है। सेविंग्स के नाम पे कुछ है नहीं, कंज्यूमरिज्म पीक पे है। हर चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। वाटर टैंक्स तक अवेलेबल नहीं है, जैसे ये वाटर कूलर्स पहले यूपी सरकार में रखवाए गए थे हर जगह पे, पर अगर गुड़गांव जाओगे, यूपी सरकार में भी हर जगह है नहीं। अब गुड़गांव जाओगे तो गुड़गांव में भी आपको जगह जगह पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ये बॉटल, ये 30 रुपए की बॉटल है ये, ठीक है, बट कम से कम 20 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे बिस्लरी का पानी खरीदने के लिए। दिन में 5 बार आपने पानी पिया, 100 रुपए आपके खत्म हो गए, इतने तो आप कमाते भी नहीं हो। फिर पानी की क्वालिटी की बात करोगे आप, तो पानी इतना कंटेमिनेटेड वाटर है, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा सीधा नदियों में जाता है, जिसमें मरकरी, लीड, कॉपर, न जाने कितने टॉक्सिक एंड कितने टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे नदी में जाते हैं। वो पानी फिर आप पीते हो। अभी भी आप ये समझो कितने लोगों के घरों में आर होगा। मैं मानता हूँ कि 95 या 96% लोगों के घर में आर नहीं होगा।
अभी भी ज्यादातर लोग टैप वाटर का यूज करते हैं, वो कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं, कल को उनके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, वो इलाज कराने जाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके ऑर्गन्स फेल क्यों हुए, डॉक्टर डायग्नोज करके बता ही नहीं पाते। पॉल्यूशन इतना है कि लंग इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को। एक दिन वहां गुड़गांव या एनसीआर में गुजारने का मतलब है कि 20 सिगरेट आपने दिन की पी है, आपका लाइफ स्पैन 10 से 11 साल कम हो जाता है। तो ऐसी जगह पे आप रहोगे क्यों? आप बात करो, ये टीयर 1 सिटी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, टीयर 2 सिटीज में आ जाओ, ठीक है, टीयर 2 सिटीज में आपको, अभी मैं मुरादाबाद में हूँ, या था स्मार्ट सिटी में, अगर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कूड़े का पहाड़ है, जैसा कि दिल्ली एनसीआर में एंटर करते हुए दिखता है, बगल में नदी बह रही है और गंगा इतनी गंदी है कि आप उसे हाथ डालोगे तो आपको, आपके 90% चांसेस बढ़ जाते हैं स्किन इन्फेक्शन होने के। ना हवा पानी साफ है, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ना अर्निंग इतनी है जितने खर्चे हैं, जबरदस्ती के आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आप सोचो आपको घर छोड़ के बाहर रहना क्यों पड़ता है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है आपके शहर में। हम बात करते हैं चाइना की, मुझे तो लगता है इंडिया को भूटान से भी कंपेयर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान हमसे आगे है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे ज्यादा बेटर है, 70% फॉरेस्ट वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप काट नहीं सकते, और यहाँ पे हसदेव जंगल कट रहा है। और सोचो आप अंबानी को अडानी को ये कितने रुपए में जंगल बेच देते हैं। यार अब मुझे समझ इनके नहीं आता, अंदर अगर हम देखो, ये तो मैं मानता हूँ कि यार हमने इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जितने भी जो बिलीनियर्स हैं, इनका जबरदस्ती विलिफिकेशन नहीं कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जब ये लोग कुछ करते हैं, मैं मानता हूँ जंगल के सपोर्ट में नहीं हूँ कि जंगल काटो, नो नो, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी केसेस में देखते हैं कि आप ये कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट ही तो बढ़ता है यार उस शहर के अराउंड, या जो भी लोग होते हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कितना जा रहा है। अगर वो कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी सेटअप कर रहे हैं फैक्ट्री वगैरह, तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, ठीक है यार, एटलीस्ट कुछ घर चलते हैं उसके हिसाब से। हम इंडिया के, मैंने जितना देखा, बिलियनियर को विलिफिकेशन करते हैं, बाहर वाले को पूजते हैं। जैसे जेफ बेजोस हो गया, या फिर ये हो गया, क्या कहते हैं, इलॉन मस्क हो गया, इन सबको हम पूजते हैं कि भाई देखो क्या बात है, भाई क्या कमाल के लोग हैं, क्या ऑरा है इन लोगों का। पर अपने इंडिया के बिलियनियर्स को हम ऐसे क्यों करते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि वहां के बिलियनर्स एक्सप्लॉइट नहीं करते ना जैसे यहाँ के करते हैं। ये तो मिथ है। वहां के मिथ लॉज नहीं है, स्ट्रांग है, वो सिस्टम ऐसा हो रखा होगा शायद, दैट्स व्हाई वो इतना नहीं कर पाते हैं, वरना अगर आप उनको ये डालो। यही तो प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ की लॉ स्ट्रांग नहीं है, हमारे इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे ये कॉर्पोरेट फंडेड गवर्नमेंट चलती है। अभी आपको तो पता है सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेंडमेंट लेकर आए थे कि चंदा दोगे तो पता नहीं चलेगा कि किसने चंदा दिया है, कौन सी पार्टी को हम्म। किसने चंदा दिया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अबॉलिश कर दिया कि ये हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन राइट के खिलाफ है। ऐसा क्यों होता है कि अडानी को 7 एयरपोर्ट्स दे दिए जाते हैं, एयरपोर्ट रेगुलेशन उसको अमेंड करके। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें लगभग 3 डिपार्टमेंट है, एक तो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तीसरा है कस्टमर सपोर्ट। ये क्या करते हैं, अभी एक कंपनी में फ्रॉड हो गया, इन्होंने ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही हटा दिया, सेल्स डिपार्टमेंट से ऑपरेशन का भी काम कराते हैं। फिर कस्टमर सपोर्ट में इतने कम एम्प्लॉयज कर दिए कि वो ही काम सेल्स डिपार्टमेंट को भी करना पड़ता है, और सैलरी क्या है, 30,000, 32,000, 35,000 रुपए। कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट करती है, एक एम्प्लॉय पे 10 गुना या 12 गुना रेवेन्यू जनरेट करती है। आप बोलते हो कि एम्प्लॉयमेंट देती है, ये प्यून जो उसमें काम करते हैं, इनकी सैलरी पता कितनी होती है, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। गुड़गांव में ये जो डीएलएफ के जो एम्प्लॉय है, जो गार्ड घूमते हैं, वो 12-12 घंटे काम करते हैं, उनकी सैलरी 12,000 रुपए भी नहीं है। फिर हमारे यहाँ इंजीनियर्स तक थर्ड पार्टी रोल पे हायर करे जाते हैं। एमएनसी कंपनी है, आपके पॉडकास्ट में मैं नाम नहीं ले रहा, उसके एम्प्लॉय का इंटरव्यू करा, अपने मैंने चैनल पे पोस्ट करा हुआ है। 2 अलग इंजीनियर्स हायर करने थे, एक इंडियन जोन के लिए और एक नॉर्थ अमेरिका के लिए। तो उससे क्या करवाते थे, वो नॉर्थ अमेरिका की जो प्रोजेक्ट है वो भी हैंडल करवाते थे, इंडियन क्लाइंट्स है वो भी हैंडल करवाते थे। वो 18-18 घंटे काम कर रहा है, उसको सैलरी कितनी मिल रही है, वो जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसको ना ओवर टाइम मिल रहा है, उसको ना प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, छुट्टियों के नाम पे कुछ भी नहीं देते। फिर आप कंप्लेन कर दोगे, एचआर डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये एचआर हायर कर लेते हैं, पता नहीं क्या सोच के एचआर हायर कर लेते हैं। अगर हम्म। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपकी हम्म। इंग्लिश अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आज आप किसी भी कंपनी में 22-25 हजार रुपए में एचआर बन जाओगे। बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, और इंटरव्यू में आपको
क्या लगता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन के बेसिस पे आपको ले लेंगे। एचआर का मतलब जब मैंने पहली बार एचआर सुना मुझे लगा कम से कम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इसको लेबर लॉस के बारे में तो पता होगा। इनको क्या लेबर लॉस पता होते हैं? इनको अपनी कंपनी के क्लॉज नहीं पता होते। मेरी कंपनी हम्म। में मेरे एचआर को कोई कंपनी का क्लॉज नहीं पता। वो मुझसे बोल रही है कि तुम प्रोडक्शन फ्लोर पे कल से आना मत। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे किस बेसिस पे मना कर सकते हो? मुझे ऑफ प्रोडक्शन किस बेसिस पे कर रहे हो? बस इसलिए कि मैं कंप्लेन कर रहा था एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, ताकि दूसरे कलीग्स अवेयर ना हो, उनको इस बारे में पता ना लगे, तो आप उनको उतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते जाओ। 12-12 घंटे आप काम करा लेते हो, ओवर टाइम नहीं देते। वो बंदा कंप्लेन करेगा। एक मेरा कलीग था, ठीक है, संडे के दिन बुलाया उन्होंने। और यार रूल क्या कहता है इंडिया में लेबर लॉस के अकॉर्डिंग, अगर आप अपने वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करते हो या फिर वीक ऑफ पे आप आते हो तो आपको कम से कम डबल सैलरी पे करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने क्या बोला कि भाई तेरा 1 मिनट कम है, और 1 मिनट के चक्कर में उसका पूरा का पूरा दिन का अपसेंट लगा दिया उन्होंने। एक एक मिनट के लिए हमारे यहाँ हाफ डे लगा देते हैं। सोचो जो 4 घंटे एम्प्लॉय काम करते हैं, उस काम का पे आउट कौन देगा उन्हें? उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। सेल्स वाले तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड, सेल्स में जितने लोग हैं सब एक्सप्लॉइटेड हैं, सब के सब। आप जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लो, जितनी बड़ी कंपनी में जो सेल्स में काम करता है उतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है। उसके न सोने का टाइम है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 12-12, 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम कराते हैं। उनके घर जाने का आने का टाइम पता होता है। अगर वो टाइम पे नहीं आएंगे, 10 मिनट भी लेट हो गए तो हाफ डे, ठीक है। हम्म। बट जाने के टाइम पे उन्हें ओवर टाइम नहीं देते। पर वो बंदा कंप्लेन करने जाएगा। सोचो जिसकी सैलरी ही 30,000 रुपए है, ठीक है, हम्म। उसने 1 साल काम करा। उसने सोचा यार मैं पूरा 1 साल काम करूंगा, चाहे मुझे पैसे भले ही ना मिल रहे हो, इसके बेसिस पे अगले किसी कंपनी में मुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, 30% कम से कम हाइक मिलेगी। आखिरी टाइम पे उसके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं, उसको कंपनी से निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं कोई भी झूठा इल्जाम लगाकर, ठीक है। उसको उसकी जगह फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायरिंग करते हैं, बल्क हायरिंग करते हैं। उनको भी कंपनी में रखते हैं, फिर उनकी जब जरूरत नहीं होती क्लाइंट को दिखाने के लिए बल्क हायरिंग करते हैं। फिर जब क्लाइंट बोलता है कि हमारी डिमांड कम है, ठीक है, या फिर उन्हें कंपनी को एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते, तो धीरे धीरे उनको ले ऑफ करना शुरू करती है, स्ट्रेटेजिकली ले ऑफ करती है, कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसा के उनको ले ऑफ कर देंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करने का मतलब ही ये है कि आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ना मिले, ठीक है। कंपनी ने आपसे, मेरी पहली जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थी। मेरा पीएफ करता था, ईएसआई करता था, बट मेरे प्रमोट होने के चांसेस कितने हैं? 0 है। हम्म। एक ही पोजीशन पे 2 लोग हायर हुए, आप और मैं, ठीक है। आप परमानेंट एम्प्लॉय हो और मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हूँ। हम दोनों सेम काम कर रहे हैं। आपको जो, आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ। आपको जो पैकेज मिला है वो 20 लाख रुपए मिला है, मुझे मिला है 8 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं तो पहली पूरी कोशिश, पूरा साल मैं इसी बात पे मेहनत करता रहूंगा कि यार मैं परमानेंट हो जाऊँ, मेरे स्टैक्स परमानेंट। कंपनी क्या बोलेगी, आपके स्टैक्स कंप्लीट होंगे तो आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे, और आपके स्टैक्स कंप्लीट होंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हम्म। लास्ट टाइम पे मेरे स्टैक्स कंप्लीट भी हो गए। कंपनी क्या बोलेगी कि हमें नीड नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको परमानेंट नहीं करेगी और बोल देगी दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। अब मैंने 8 लाख रुपए पे काम करा पूरे साल, तो जॉब स्टेबल रही। और 8 लाख रुपए तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आमतौर पे 20-30 हजार रुपए के ब्रैकेट में आते हैं मिडिल क्लास बंदे जो जॉब करते हैं। सोचो मैं 20-30 हजार रुपए में काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, अब मैं जॉबलेस हूँ, मैं फिर भटकूंगा। फिर कोई कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायरिंग करेगी, उसमें फिर 1 साल के लिए मैं काम करूंगा। क्या फायदा? ये स्लेवरी नहीं है तो क्या है भाई? गुड़गांव से मुरादाबाद, ठीक है, ये कोई दूर दराज गांव का या रेगिस्तानी इलाका नहीं है भाई कि आपको कोई ट्रांसपोर्ट ना मिले। आपकी इमेज क्या है गुड़गांव के लेके? मेरे को तो कंक्रीट का जंगल लगता है और गैस चैम्बर लगता है। मैं ऐसे ही 2 वर्ड से डिस्क्राइब करता हूँ। चलो हम कैटेगराइज करते हैं। टीयर 1 सिटी है गुड़गांव। टीयर 1 सिटी से टीयर 2 सिटी में जाने के लिए अगर आपको बस ना मिले उस पूरे रूट पे, जहाँ पे हजारों पैसेंजर्स, सैकड़ों पैसेंजर रोज ट्रेवल करने वाले हो, उसे आप कितना डेवलप मानोगे? उस ट्रांसपोर्टेशन को कितना एफिशिएंट मानोगे? मेरे हिसाब से 10 में से मैं इसको 1 नंबर दूंगा बस। तो ये हालत है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की। 1000 लोगों पे 10 बसेस भी नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह रोज लोग लटक के जाते हैं बसों में।
10-10, 20-20 रुपए के लिए उन्हें लड़ना पड़ता है क्योंकि उन पे पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। चलो ये आप ही बताओ हार्दिक, मैं आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ, हम ये बात भी करते रहते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। ठीक है, हम कंप्लेन कर सकते हैं, हमें सबको पता है AQI इतना है, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है, जॉब्स की ऐसी हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है, एजुकेशन ऐसा है। सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन के बारे में सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सीधी सी बात है, जो बंदा पावर में बैठा है बस वही चेंज ला सकता है, वही तो बसेस चला सकता है, वही तो पॉल्यूशन को टैकल कर सकता है, वही एजुकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स इनको ठीक कर सकता है। और पावर में जो बंदा बैठा है वो उस मामले में वोट लेता ही नहीं हमसे। पहली बात, हम वोट देते भी नहीं है उस मामले में। अगर हम वोट देते भी हैं, मैं किसी भी पार्टी की बात कर लूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सही बोल रहे पॉलिटिक्स हो ही आप। ऐसी होती है, या डर्टी पॉलिटिक्स होती है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, ठीक है, कुछ समय तक आपने देखा होगा, 3-4 तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 1-2 हफ्ते तक ना आपको ऐसी वीडियोस क्लिप मिली होंगी, या देखो यमुना साफ हो रही है, यमुना की सफाई चालू हो चुकी है, ठीक है, देखो ये निकला है, ये निकला है। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट 10-15 दिन के लिए एक्शन दिखाती है, देखो हमने कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद अचानक से मीडिया को नहीं मिलती है उसमें TRP। सब छोड़ो यार, तुम पानी मत दो, तुम कुछ मत दो, मैं पानी भी रेन वाटर ले लूंगा जब बारिश होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कलेक्ट कर लूंगा ऊपर से। बट मेरे जो हवा ले रहा हूँ हर सेकंड, वो भी क्लीन नहीं मिली। और तुम ये बोलो हमें वोट दो, और हमें पावर में लेके आओ, हम चेंज ला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कैसे कह दूं यार, मैं कैसे मान लूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पावर में आते ही चेंज ला दोगे, हवा ठीक कर दोगे, बट तुम्हारे कदम भी मुझे नहीं दिखते ना। आज ध्रुव राठी क्यों गालियां देता है हमें भाई? हालांकि उसको गालियां पड़ती है, बट उसको पता है कि उसको एजुकेशन और हेल्थ केयर कितना अच्छा मिलेगा। वहां टैक्स भरेगा वो 40, पता नहीं कितना भरना पड़ता है, मुझे पता नहीं वहां का टैक्स। उसको पता है वहां पे उसके बच्चे को अच्छे एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगी, और ऑलमोस्ट फ्री है। मेरे एक भैया के साथ पॉडकास्ट किया था जो कि जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने बताया मेरे को, रवि बहुत अच्छी हालत है यहाँ पे, तू क्यों नहीं आना चाहेगा? एक बार तूने सड़कें देख ली ना यहाँ की, तू लौट जाएगा इन सड़कों पे, कहेगा मुझे नहीं जर्मनी जाना। में 40% लोगों के पास गाड़ी नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है? आप सॉल्यूशन की बात करते हो, जो हमारा समाज है वो जिस इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करता है, तो हमारी जो आवाज़ है वो मीडिया चैनल्स तक पहुंचती है। नेता है या फिर एम्प्लॉयज़ है, ब्यूरोक्रेट्स है, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। ये बात अलग है कि प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, या फिर आईटी सेल बैठे होते हैं, या फिर पूरी की पूरा मीडिया को खरीद लिया जाता है एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए। बट आज के टाइम पे मुझे लगता है जो लोग सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट उन पर लाठियां चार्ज करती है, उन्हें उठा के जेलों में बंद कर देती है, कोई भी झूठा एलिगेशन लगा के 5-5, 6-6 साल बाद वो बाहर आते हैं, जैसे दिल्ली राइट्स पे हमने देखा, ठीक है, CA NRC प्रोटेस्ट के बाद। उससे बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ऑनलाइन हम सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रखें, क्योंकि ये अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। अनटिल अनलेस कि वो ऐसा रेगुलेशन ले आए, लॉ ले आए कि वो बोले कि आज से हम इसको भी सर्वेलेंस करेंगे कि कौन किस तरीके के स्पीच दे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है, गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहा है। अभी भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं फेसबुक पे, वो हटा दिए जाते हैं। आपने बोला कि हर बंदा गाली देता है, हर बंदा कंप्लेन करता है, पर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम ब्लेम करते हैं लोगों को, आम आम पब्लिक को ब्लेम करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं करते। इंस्टीट्यूशन के पास इतने रिसोर्सेस है, हमारा ही टैक्स लेके आप सोचो, 70%, 75% जनता से, गरीब जनता से टैक्स लेकर ये 8 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया सरकार ने अभी। वो 8 लाख करोड़ रुपए किसके थे? वो 8 लाख करोड़ रुपए आपके थे, मेरे थे, हमारे थे, उस जनता के थे, उन गरीब लोगों के थे जो इस देश में 2 वक्त की ठीक से रोटी नहीं कमा पाते, उस जनता के थे जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पाती, जो 90-90% अपनी इनकम प्राइवेट स्कूल्स में खत्म कर देती है, अपने लिए कुछ नहीं बचाती, गरीबी में जिंदगी गुजारती है, 12-12 घंटे काम करते हैं, और जब बीमार होते हैं तब भी हेल्थ केयर सिस्टम हमारा इतना फेल्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, उनको बेड नहीं मिलता इलाज के लिए, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट्स के पास जाते हैं इलाज कराने। जो दवाइयाँ लेते हैं उस पे भी अब सरकार ने 2% टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया है। 2% उसका प्राइस बढ़ा दिया, सॉरी टैक्स नहीं, प्राइस बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटी, बेसिक अमेनिटीज पे आप पैसे बढ़ाते जा रहे हो। आप पॉल्यूशन और इसकी कंटेमिनेटेड वाटर की बात करते हो,
आप एयर प्यूरिफायर लेने जाओ या वाटर प्यूरिफायर लेने जाओ, उस पर कितना परसेंट जीएसटी है? उस पर 28% जीएसटी है, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है। सोचो, एक बेसिक एमिनिटी सरकार आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे दिल्ली एनसीआर में रह के गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, शायद मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती कि अगर उस पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इफेक्टिव होता वहाँ का। अगर मैं दिल्ली में रह रहा होता तो शायद नहीं लेता, बट मैं गुड़गांव में रह रहा था, गुड़गांव से दिल्ली जाने में ही मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, खड़े खड़े जा रहा हूँ पागलों की तरह। उसके बाद फिर आनंद विहार से बस पकड़ के यहाँ आ रहा हूँ। लेबर लॉस हमारे इतने वीक है, आज तक उनमें अमेंडमेंट नहीं हुआ। अमेंडमेंट छोड़ो, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। तीसरी बात हम बात करते हैं कि कम्युनल, आपने बोला कि हम पार्टीज को इलेक्ट कैसे करते हैं, हम अपनी सरकार चुनते कैसे हैं? हम सरकार चुनते हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के बेसिस पे। हम्म। पहलगाम में बिल्कुल। अटैक हो गया, ठीक है, आप पूरे सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड देखोगे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को टारगेट कर करके मारा गया, जो कि सच भी है, ठीक है। बट उस नरेटिव को सेट किस तरीके से किया जा रहा है कि हिंदू भड़के। ये फेलियर गवर्नमेंट का नहीं है। 100 किलो आरडीएक्स लेके पुलवामा अटैक कर दिया, 42 जवान शहीद हो गए। 100 किलो आरडीएक्स एक जगह पे उन्होंने 2 या 3 दिन तक रखा स्टोर करके, और इतने हाईली सेंसिटिव एरिया में, जम्मू कश्मीर जैसी एरिया में ये अटैक होते हैं, क्योंकि इजी टारगेट है वहाँ, सबको पता है कि वो ब्लेम कर देंगे बहुत आसानी से। या तो कोई न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जिसपे ये प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलता ना हो। एक अभी दिल्ली में सरकार बनी है, तो आपके हिसाब से उनको एजुकेशन में काम करना चाहिए, ठीक है। मेरा दोस्त है, बिहार से है वो, उसके यहाँ से लोग लगभग आते रहते हैं इलाज करवाने के लिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में फैसिलिटीज अच्छी है बिहार के कंपैरिजन में, ठीक है। हम्म। हम्म। तो एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी मैंने दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, वहां जाके मैंने, मतलब अपना खुद का इलाज कराना था मुझे, ठीक है। तो वो इलाज कराने में कितने स्ट्रगल से होके गुजरना पड़ा। मैं जस्ट लाइन में खड़ा हूँ, पर्ची लेके, 2 घंटे में पर्ची लेने के लिए खड़ा हूँ, पर्ची मिलने के बाद जस्ट लाइन में खड़ा हूँ, वहां पे अंदर से वो आता है, गार्ड आता है, वो मुझसे पहले जो आगे पीछे 10 लोग हैं उनको पहले बोल देता है अंदर जाने के लिए। पानी की ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है, लोग मजबूर होते हैं ये बॉटल, पैकेज वाटर खरीदने के लिए, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट तो बनाए जाते हैं, उस पर ताला मार दिया जाता है। ये सब क्या है भाई? दवाई ये डॉक्टर लिखता है तो उसके लिए भी 2-2 घंटे लोग लाइन में इंतजार करते हैं। मान लो 11 बजे आप लाइन में लगे, 1 बजे लंच हो गया, फिर 1 बजे से 2 बजे तक आप लाइन में लगे ही हो। आपकी वैल्यू क्या है इस देश में? आपकी वैल्यू क्या है भाई? आप स्लेव हो? स्लेव नहीं हो तो क्या होगा? हर चीज के लिए आप पैसे दे रहे हो इतना टैक्स भरने के बाद, और लोग वोट किस बात पे दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से। आप सोचो, आपके हमारे जैसे लोग तो वोट डालने ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे आपकी जैसे लोगों पे टाइम ही नहीं है। जो मुरादाबाद में रहता है वो काम कर रहा है गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, या फिर बैंगलोर में। बैंगलोर से कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा यहाँ पे वोट डालने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। वोट डालते हैं अभी भी 70% जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो, ठीक है। उनके वोट हम्म। खरीदे जाते हैं, साफ साफ सीधे सीधे 500-500 के नोट बढ़ते हुए मैंने देखे हैं। अरे वहां छोड़ो, आप दिल्ली में देखिए, आप लोगों, दिल्ली में तो ये मीडिया ने दिखाया है, कितने वायर ने ये पब्लिश करा, प्रिंट ने पब्लिश करा, ब्रोड ने पब्लिश करा, बीबीसी ने पब्लिश करा। बट मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भी आपने शो नहीं देखा होगा कि नोट पट रहे हैं, कम्बल पट रहे हैं, जूते जूते चप्पल तक बांटे हैं लोगों ने। सोचो, महाराष्ट्र में ये लोगों को मारते पीटते हैं किस बेसिस पे कि ये मराठी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हो, ठीक है। महाराष्ट्र में इन्होंने डेवलपमेंट क्या करा? वो औरतें कुएं में जा रही है पानी निकालने के लिए, नासिक में। हम्म। ये तो हालत है वहां की। दुनिया का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है? मुंबई में। धारावी। इनकम इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? अरे एशिया, इंडिया का सबसे बड़ा डंप यार्ड कहाँ है? मुंबई में है। ये बात करते हैं डेवलपमेंट की, पॉल्यूशन फ्री स्टेट की, ये बात करते हैं कि लोगों को रोजगार देंगे। 80% जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो तो बेरोजगार है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में स्लेवरी कौन करेगा 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की? 5 साल। आई थिंक हार्दिक, हाँ, जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वक्त के साथ तो चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगले वक्त, मतलब अगले
10, 15, 20 सालों के अंदर चेंज दिखे, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी जो अब जो जनरेशन आने वाली है, जो पावर में बैठेगी, जो ब्यूरोक्रेसी में जाके बैठेगी, जो इंस्टीट्यूशन में जाके बैठेगी, जो चेंज लाएंगे, वो एजुकेटेड हो, वो अवेयर हो इन चीजों को लेकर। जैसे आप नहीं अवेयर हो, है आपको भाई। पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जैसे हैं, अगर वो पावर में बैठेंगे, मानता हूं कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप चाहे कितनी अच्छी इंटेंशन के साथ जाओ, आप नहीं काम कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ऐसे लोगों को लेके आना बहुत जरूरी है जो पार्लियामेंट तक पहुंचे और जो समझते हो इश्यूज को। ठीक है, हालांकि पॉलिटिक्स के लिए चेंज होने के लिए पहले हमें जनता को एजुकेट करना पड़ेगा यार, और जो कि बिल्कुल नहीं है जनता। आप देखोगे जितने भी जो आप बात करते हो राइट्स की, और जो ये बात करते हो आप जहाँ कम्युनल टेंशन ज्यादा होती है, आपने कभी भी नोटिस किया एक कॉमन चीज इनके अंदर क्या होती है? सबसे कॉमन चीज होती है कि जिन एरिया के अंदर ये भड़कते हैं ना, उस एरिया की आप एक बार हालत देखना, वो कैसा लगता है। स्लम ही लगेगा वो एक तरीके से, जहाँ बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको। वहां पे शायद 24 घंटे बिजली नहीं आती होगी, पानी गंदा होता होगा, हाइजीन नहीं है, और एजुकेशन मुझे लगता है कि बच्चे वहां पे किसी अच्छी तरीके से किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते भी होंगे। जब ऐसा माहौल बनता है, ऐसी फ्रस्ट्रेशन बनती है, और ऐसी लो क्वालिटी की लाइफ वो लोग जीते हैं ना, तो उनके पास सबसे कमाल की चीज क्या होती है? मतलब खुद को एक तो पहचान देनी होती है। वो कहाँ से मिलेगी? वो उसके धर्म से मिलेगी, उसकी जाति से मिलेगी, और फिर उसको वो अपनी पहचान मानकर, अपनी ढाल समझकर उसी को सब कुछ अपना मान लेता है। एंड देन उसके बाद वो कूद पड़ता है। उसको लगता है कि चलो ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, लेकिन मेरा धर्म तो है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए ही कुछ कर लेता हूँ। जब ऐसा बंदा एजुकेशन की तरफ आएगा, जब उसको पता चलेगा कि यार दुनिया भाग रही है, दुनिया क्या क्या नहीं कर रही है, चाइना को देखो, ये देखो, तो वो एटलीस्ट यार कम से कम देखो। जैसे आपने सुना है वो अमेरिका का है सीन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा करके एक वहां पे एक डायलॉग चलता रहता है, एक कोड चलता रहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो देखो एक ड्रीम देख के, अमेरिकन ड्रीम है ये कि मुझे अमेरिका को महान बनाना है, वो अमेरिका हर अमेरिकन देखता है लगभग अगेन। तो अमेरिका के अंदर क्या होता है कि ड्रीम बेचा जाता है, अमेरिकन ड्रीम की, भाई कुछ करना है अमेरिका के लिए, कुछ करना है। पर हमारे यहाँ इंडिया में देख लो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। इंडिया के अंदर आपको पैकेज सुनेगा कि हाँ भाई मुझे इतने का पैकेज लग जाए, मेरी इतनी की नौकरी लग जाए, मेरा बस बिजनेस सेटअप हो जाए, मेरा स्टार्टअप को बस इतनी फंडिंग मिल जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो मैं बस यार बढ़िया शादी हो जाएगी, दहेज ले लूंगा, यहीं तक सेटल होती है। कोई इस लेवल पे बात नहीं करता कि यार देश के लिए कुछ करना है, देश को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अलग तरीके से। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास ओलंपिक, जो आप इस पे भी आ रहा हूँ मैं, कि ओलंपिक मेडल्स नहीं आते हैं, या फिर नोबेल प्राइज नहीं आता, या फिर कभी ऑस्कर नहीं आता। किसी भी फील्ड में देख लो आप, इंटरनेशनल लेवल पे हम कहाँ खड़े होते हैं? इसलिए नहीं खड़े हो पाते क्योंकि यहाँ इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, देश के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में नहीं। भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है? ये जो देश है ना, देश किससे बनता है? देश उनके सिटीजन से बनता है। बाहर रहने वाली जनता की वजह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है? और जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की तरफ, ठीक है? जो देश में लोग रह रहे हैं, उन्होंने टैक्स भरा है, उन्होंने लोगों को इलेक्टेड करा है, उन्होंने सरकार फॉर्म करी है इलेक्ट करके, उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजे हैं, ताकि ये जो आप बात बोल रहे हो कि वो देश के बारे में सोच सके, वो ड्यूटी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, जो सरकार हमने फॉर्म करी है, ये इनकी है। अच्छा बट ये अच्छा, मैं करते यहाँ पे क्या है? टोकना चाहूंगा। यहाँ मैं अभी, आपने हाँ, बहुत अजीब बात बोली कि आपने बोला कि देश सिटीजन से बनता है, और सिटीजन टैक्स भरते हैं, इलेक्ट करते हैं, बस यहीं तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्वच्छ भारत अभियान निकाला है किसी सरकार ने, तो क्या मेरी ये दायित्व नहीं बनता है कि भाई मैं कूड़ा ना फेंकूं? सिविक सेंस आप बिल्कुल नहीं है, जीरो। बिल्कुल बनता मैं है, थूक दूं कहीं पे भी बिल्कुल पान बनता है। मसाला करके? आपने मेट्रो की वीडियो देखी है? नई गाड़ी चलाई वंदे भारत, उसमें थूक दिया। ये आप सरकार फैसिलिटी देती है, आप काम नहीं करते हो। ये पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं मैं, ये जिम्मेदारी कहाँ से आएगी कि मेरा आप देश है सही यार, बोल रहे मेरी हो, धरती है। मैं आपकी हाँ, बात को गलत नहीं बोल रहा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो लोगों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार एजुकेट क्या की। होता है यार? क्या मैं थूकने के लिए मुझको एजुकेट स्कूल में बताना पड़ेगा कि भाई नहीं थूकना है? वो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाहर पान कंट्रीज मसाला तो में, आपके सेलिब्रिटी बेचते हैं। आपके आईपीएल के ऐड हाँ, देख लो, 10 तो ऐड होते हैं खाली पान क्योंकि मसाला के। क्योंकि क्योंकि सरकार बेचने देती है, इसलिए तो बिकते हैं वो। ऐड क्यों दे रहे हो भाई? अपने बोर्डिंग लगवाओ ना तुम। टीवी पे क्या ऐड देख रहे हो भाई? यही सट्टेबाजी की ऐड करवा लो, या फिर इनके पान मसाले वाले ऐड करा लो। फिर कहते हैं यूथ बेटा हमारा नोबेल प्राइज लेके क्यों नहीं आता है? अभी इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देने के लिए या फिर सेलिब्रिटी से मिलने के लिए, जब प्रधानमंत्री इनको एड्रेस करते हैं टेलीविजन पे आके, तो वहां पे स्पॉन्सरशिप पता है किसकी होती है? हम्म। स्पॉन्सरशिप होती है ड्रीम इलेवन की। तो प्रधानमंत्री जिस सट्टे की ऐप के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में जाके सेलिब्रिटीज को अवार्ड देता है या फिर इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देता है, उससे आप ये एक्सपेक्ट करोगे
कि वो इनको बैन करेगा, लोगों को सिविक सेंस के बारे में बताएगा। तो सरकार का काम है सर्वेलेंस करना, ठीक है। इंदौर इसलिए आज साफ है क्योंकि लोगों को एजुकेट करा गया, और वहां पे फाइन है अगर आप थूक दोगे पान खा के कहीं पे भी। यहाँ पर ऐसा सर्वेलेंस नहीं है, गवर्नमेंट का फेलियर है, लोगों को एजुकेट नहीं करती है और पान मसाला सरेआम बिकने देती है सरकार। ये 100% इस देश में जो भी हो रहा है, इस देश में नहीं दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। नहीं सिविक यार, ये सेंस की हंड्रेड आप बात परसेंट करते हो, हंड्रेड ऐसा परसेंट नहीं वर्ड हुआ तो यूज कि मत करो। 100% वर्ड आप कि गवर्नमेंट हंड्रेड 100% परसेंट रिस्पॉन्सिबल। 100% रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने ऑथराइज करा हुआ है हम पे कि हमें कानून डंडा मारो। बनाने के लिए, हमें पनिश नहीं, करने के मैं लिए। तो गलत करूंगा, मैं तो गलत करूंगा, आप हाँ लॉ स्ट्रिक्ट बनाओ, ये कहना चाह रहे हाँ हो आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और क्या, जब लॉ स्ट्रिक्ट होंगे मैं पिनलाइज होऊंगा। पहले कितने लोग हेलमेट लगा के चलते थे, आज फाइन बढ़ा दिया सरकार ने, इतना फाइन बढ़ा दिया तो लोग नहीं चल पाते हैं, लोग नहीं जा पाते हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार ने। ये तो इसके लिए हम सरकार को अप्रिशिएट करते हैं, बट जब सरकार हमारे अगेंस्ट, हमारे फेवर में कोई लॉ नहीं बनाती। ये एनिमल्स को लेके कितना बड़ा इशू है सोसाइटीज में, लोग घुसने नहीं देते हैं, एनिमल क्रुएलिटी पीक पे है। साउथ इंडिया में उनकी गवर्नमेंट ने, उनके गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने सड़कों पे जानवरों को मारा, इन कुत्तों को मारा पकड़ पकड़ के। और ये सब खुलेआम होता रहा, क्यों? क्योंकि वहां पे एनिमल प्रोटेक्शन लॉ हमारी कंट्री में बदले नहीं है 20-20 साल से। हाँ, अभी भी स्ट्रे 10-10 दिन से आप जो समय कह रहे हो लेंगे। ना, स्ट्रे डॉग्स वगैरह, इसकी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। आप कहीं भी कोई कंट्री देख लो, कोई बंदा अगर ब्लॉग बना रहा है, कभी आपको कुत्ते नहीं दिखेंगे ऐसे घूमते हुए। कभी भी आपको कुत्ते और गाय और सुअर नहीं दिखेंगे आपको घूमते हुए। ये हमारे इंडिया के अंदर ही होता है बस। अरे वो इसलिए होता है क्योंकि एनिमल क्रुएलिटी पीक पे है, हमारे इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ में, ये बात करते हैं इनको, नहीं नहीं, गायों ये को एक मिनट बचाने रुको, के एक बारे मिनट में। रुको। हम इंडिया इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करता है, बट बीफ का मतलब वो बीफ नहीं है जो आप समझ रहे हो। बीफ कुछ अरे और कोई होता सा है। भी बीफ हो यार, कोई सा भी बीफ हो, ये क्या दोगलापन है कि आप सिर्फ गाय को ही प्रोटेक्ट करोगे, दूसरे जानवर को आप उस पर क्रुएलिटी करोगे? भाई काइंडनेस और अफेक्शन तो हर किसी के लिए है ना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, कुछ भी हो। यही तो हम्म। वजह है। इसे, ये हमें, अगर सरकार हमें न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर नहीं करती, हमें डाइट के लेनी चाहिए, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। पैकेज फूड आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, डिप्रेशन और ओबेसिटी की, जिसकी वजह से लोग कैंसरस खाना कंज्यूम करते हैं, प्रोसेस फूड कंज्यूम करते हैं। और अभी एम्स ने ये रिपोर्ट दी है कि 60 to 70% जो डिसीजेज होती है वो उनके प्रोसेस फूड की वजह से होती है, जंक फूड की वजह से होती है। बट सरकार इस पे कोई रेगुलेशन लगाती है? नहीं लगाती। वही कोका कोला में इंग्रेडिएंट्स इंडिया में अलग बिकते हैं, यूरोप में अलग बिकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे बैन नहीं है, गुटखा पान मसाला उसमें लूपहोल निकाल लेते हैं, सोडा कह के हाँ, शराब बेचते हैं, पान मसाला कह के गुटखा बेचते हैं। बाहर किसी कंट्री में गुटखे का कंसेप्ट ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो क्यों? सही कह रहे क्योंकि हो। उसकी वजह है उस। अब हम्म। आप बोलोगे कि लोगों में लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, बट ये ड्रग उन्हें दिया जा रहा है, जानबूझ के दिया जा रहा है, क्योंकि वो एडिक्ट बनते हैं। गुटखा खा के एक मजदूर 12-12, 16-16 घंटे तक काम कर लेता है, उसको भूख रूटीन है नहीं उसका। लगती, वो छोड़ता नहीं उसको। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? लेबर क्लास या यूपी बिहार में ज्यादा, जहां जहां ज्यादा गरीब है वहां इसकी कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, वो इसी वजह से है। साउथ इंडियन स्टेट और नॉर्थ इंडियन स्टेट में आप कितना भी बोलो, बस जमीन आसमान का फर्क है। जितने भी बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, आप उसमें एजुकेशन मिनिस्टर जितने भी हैं, हम्म। उनकी क्वालिफिकेशन चेक कर लो, कोई 10वीं पास है, 11वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर किसी ने डिग्री करी है। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री तक तो दिखाते नहीं भाई। उस देश में आप एजुकेशन की क्या बात करोगे? यहाँ यूपी में 5,000 स्कूल्स लगभग बंद हो चुके हैं, 5,000 50,000 लोगों ने अपना एडमिशन सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल्स में कराया है, जहाँ पे फीस भी वही तैयार करते हैं, फीस भी वही तय करते हैं, कपड़े ड्रेस कौन सी पहनी है वो तय करते हैं, उस पर भी सरकार 18% जीएसटी लेती है। सोचो ऐसे देश में, ऐसे गरीब देश में, जहाँ पे एनुअल इनकम लोगों की लाख 1.25 लाख रुपए अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाए, वहां पे लोग यार कंजप्शन किस हिसाब से बढ़ रहा है? आपको लग रहा है कि आगे की जनरेशन जाके बदलेगी? आगे की जनरेशन में ज्यादा स्लेवरी है, ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं पता, बिजनेस होता क्या वही नहीं पता। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर जो है, उसने ट्विटर पे पोस्ट करा है, या फिर ट्विटर पे ही पोस्ट करा है, मेरे ख्याल एक्स पे पोस्ट करा है, कि उसने 50 सर्टिफिकेट और
कितने गोल्ड मेडल लेने के बाद, टॉप करने के बाद उसको कहीं पे इंटर्नशिप नहीं मिल रही। और ये इंजीनियर्स को इंटर्नशिप देते हैं 1-1 साल तक, कितने रुपए पे काम कराते हैं, 10,000 20,000, वो भी नहीं देते। उसके बाद भी वो जाएगा तो उसे ऐसा फ्रेशर सैलरी मिलेगी। किसी प्रोडक्ट बेस्ड ये बोलते हैं, अब सर्विस बेस्ड कंपनी वाला अपना दुख बताता है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले उसे डिफेंड करते हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ही कितनी, स्टार्टअप्स है ही कितने इंडिया में। स्टार्टअप्स में बल्कि बुरा हाल है, जो स्टैब्लिश प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो बहुत कम है। असल में तो डोमिनेट मार्केट में अभी भी सर्विस बेस्ड कंपनी करती है, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई। अब जब ये हायरिंग करने आते हैं, हायरिंग पता कैसे करते हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई डेवलपर है, इनका सिस्टम इतना इफेक्टिव होता है ट्रेनिंग का, ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से ये ट्रेन करते हैं, 1 साल में आपको कोडिंग सिखा देंगे, 4 साल में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज कोडिंग नहीं सिखा पाता। ये मैकेनिकल से भी हायर करते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी हायर करते हैं, और फिर जो सीएस पढ़ रहा है उससे भी हायर करते हैं। सिर्फ वो सीएस में हायरिंग करने नहीं जाते। तो आप सोचो, चंडीगढ़ में इन्फोसिस ने अपना पूरा खुद का कैंपस बनाया है, जिसमें ये हायरिंग करते हैं, उसके बाद वहाँ 1 साल तक ट्रेन करते हैं उनको, और 20-25 या 30,000 रुपए के पैकेज ऑफर करके फिर उन्हें 1 साल का वो फ्रेशर की पूरी जो स्लेवरी का दौर है वो शुरू हो जाता है। तो देश तो बुरी तरीके से कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, आइसोलेशन में बढ़ रहा है। आजकल ऐसा क्यों है, न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड क्यों चल रहा है? आप अपने घर वालों के साथ रह ही नहीं सकते, आप घर वालों के साथ रहोगे बेरोजगार रहोगे, क्योंकि कंपनीज ही नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे जीएसटी भरने जाओगे भाई, तो पहले जीएसटी नंबर के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, फिर वही जीएसटी भरने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। हर चीज में तो रिश्वत देनी पड़ती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना पेंशन लेने जाता है तब उसको रिश्वत देनी पड़ती है। गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉय को रिश्वत देनी पड़ती है, ट्रांसफर के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जिसमें मेरी मदर काम कर रही है, ठीक है, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी है, इंश्योरेंस पे जीएसटी है, जो कई देश की सरकारों ने कंपलसरी कर रखा है वहां के सिटीजन्स के लिए कि आपको कुछ हो जाए, सरकार तो आपको कुछ देती नहीं भाई। सीएजी ने इनका पर्दाफाश करा है आयुष्मान घोटाले का, कि 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड है वो एक ही नंबर पे रजिस्टर्ड थे। ये सब क्या है, मजाक है क्या भाई? किसी की हेल्थ के साथ आप मजाक कर रहे हो? ओके, इसको मुझे फैक्ट चेक करना पड़ेगा, इसको मुझे फैक्ट हाँ, चेक ये करना फैक्ट चेक पड़ेगा। कर लेना, ये तो हाँ। फैक्ट चेक कर लेना। ये आपकी रिपोर्ट भी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है, और तब से अब तक इसमें कोई, मतलब क्या है यार, एक हिंडनबर्ग जैसी कंपनी आके बताती है कि आपके अडानी ऐसा घोटाला कर रहा है। हिंडनबर्ग ये तो एक फ्रॉड फ्रॉड कंपनी कंपनी है यार, हिंडनबर्ग एक फ्रॉड कंपनी है। उसका मैं विदेशी कंपनियों को मैं बिल्कुल लेजिट नहीं मानता हूँ। उनका काम है वो, जो चलो ठीक आपने वो है, भी देखा कि वो चलो तो आपको पता ही है यार, स्टॉक मार्केट में आपने वो शॉर्ट कर रखे हैं ऐसी कंपनी में, और उसका बैड न्यूज दोगे तो सीधी बात है आप ही फायदा कमाओगे, और बंद भी हो गई वो कंपनी, आपको पता होगा वो। तो मैं बाहर की किसी कंपनी को, बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन को सुनता ही नहीं हूँ। ये अल जजीरा हो गए, बाहर के बीबीसी हो गए, ये मेरे इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं भाई, मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इंडिया भाई के जो पता है, हमें हमें एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, सीधे सीधे इस बात को नेग्लेक्ट कर देना, ये अपने ही देश में अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ करना है। सेबी को भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जनरेट करने के बाद। हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट दी तब भी सेबी ने इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू करी। अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ अडानी, हिंडनबर्ग बंद हो गया, पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये आपको जरूरी ये है। देखो, एक बार सिंपल ध्यान रखो हार्दिक, कि जब भी कोई इंसान ऊपर पहुंचेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ कांड ना किया हो। ये बहुत मुश्किल है इस सिस्टम में, इंडिया जैसे सिस्टम में। हाँ, इंडिया ठीक में है। तो है, बाहर हाँ भी हाँ। है, इंडिया में नहीं बाहर भी है। और मैं आपको दो चीज बताता हूँ। अगर एक इंसान बिलीनियर है और एक इंसान पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिक्स में है, और एक इंसान जो जुडिशरी के अंदर है, वो लॉ से ऊपर है, ये बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को। ये लॉ से ऊपर है वो लोग। आपने नहीं वो तो वाले सुना फैक्ट था, है। पुणे का इंसिडेंट सुना था ना, कार वाला, जिसमें उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसे लिखवा के छोड़ दिया। ठीक है। तो जब भी मेरे को कोई इंसान आके बोलता है ना भाई इस पे भरोसा रख, इस पे भरोसा रख, मैं उसे कहता हूँ भाई मुझे भरोसा नहीं रखना, मेरा भरोसा हो गया खत्म। मैं बस अब यही, अब देखो वही वाली बात है, घुमा फिरा के हम उसी पे आ गए, हम नार्सिसिस्ट हो जाते हैं कि भाई मुझे अपने लिए जीना है, देश से छोड़ के निकलना है, अपना अपने लिए जीना है, इतना यार इतना अमीर होना है, इतना अमीर होना है कि देश की प्रॉब्लम मुझ पे लागू ना हो। ये आपने सुना भी होगा बहुत बार। बिल्कुल सच बात है, कौन चाहता है यार, एक जिंदगी मिली है, हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड वर्ल्ड में रहते हैं। देश देश प्रेमी होना, देश हित में बात करना, ये कहने की बात है, अच्छा बहुत लगता है,
बट गरीबी में रोज मरना ये बहुत तकलीफ देता है। खाने के पैसे नहीं होते लोगों के पास। हाँ यार, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ठीक है। लोअर क्लास और पुअर क्लास को तो छोड़ दो, हमारे घर में पैसों की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। आज कोई बंदा अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें अभी भी जितने भी अमीर लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, मिडिल क्लास का कम होता जा रहा है, और मिडिल क्लास और पुअर क्लास अभी भी रेंट के भरोसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो किरायों के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, आइसोलेशन में जी रहे हैं। पहले लोग इतना किराए पे नहीं रहते थे, आज क्या वजह है कि इतना किरायों पर रह रहे हैं? अफोर्ड नहीं कर सकते यार, आप एक घर कैसे खरीद लोगे? अफोर्ड नहीं, बात यह है कि अफोर्ड क्यों नहीं कर कंसंट्रेशन ऑफ सकते? अपॉर्चुनिटीज। हाँ बिल्कुल। कंसंट्रेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना, कि आप बैंगलोर में ही पूरा आप बोलोगे कि पूरे कर्नाटक, पूरे जितने भी आईटी हब है वो हम सिर्फ चार, पूरे इंडिया में न जाने कितने शहर है, कितने स्टेट्स हैं, हाँ, कितने हम्म। कितनी जगह कंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। बट हम्म। आप करते क्या हो? आप छोटे छोटे शहरों में ब्रांचेस बनाने की जगह एक ही जगह पे कॉस्ट कटिंग के नाम पर एक बिल्डिंग बनाते हो 16-17 फ्लोर की। वहां पे हायर करते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, या फिर मान लो आप परमानेंट एम्प्लॉय भी हायर करते हो। बट वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आपकी सैलरी के बराबर है। हम्म। आपकी आधी से ज्यादा सैलरी तो आपका रेंट पे जा रही है। लोग प्राइवेसी पसंद करते हैं, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन चाहता है जिंदगी में प्राइवेसी। वो टॉक्सिसिटी से दूर रहना चाहता है, बट वो मजबूर है किसी ना किसी पार्टनर के साथ रहने के लिए। उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है। गुड़गांव में पूरा यू ब्लॉक, जो पूरा स्लम एरिया है, आपके हमारे परिवार के लोग, अगर मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मेरे परिवार लोग के अपने फैमिली को बुला के मैं वो जगह नहीं दिखा सकता जहाँ पे मैं रहता हूँ। टीयर 2 सिटी में आप विला में रहते हो, वहां पे जाके एक कमरे में रहते हो, वो भी स्लम एरिया में। क्या है भाई साहब ये? और अगर कोई 2 BHK का फ्लैट लेना चाहेगा तो उसे जाना पड़ेगा गाँव में। नाथूपुर जैसे गाँव में आप नहीं ले सकते 1 BHK 2 BHK। क्या बात करते हैं, जिसका हम्म। मजाक उड़ाते हैं लोग। लोग बताते भी नहीं अपनी सैलरी 15,000 रुपए की नौकरी लगती है, बताते हैं 30,000 रुपए पे लगा है। फिर घिसता रहता है वो, हर तरीके से तो बंदा घुट ही रहा है। किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि सोशल रिस्पेक्ट का सवाल है। लोग घर नहीं जाते 6-6 महीने। पहले ऐसा, एक बात सोचो, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ठीक है, आप सोचते हो उसको खिलाते पिलाते हो, उसकी परवरिश करते हो, उसको अच्छी एजुकेशन देते हो, और सोचते हो कि बचपन जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये उसका करियर स्टेब्लिश हो जाएगा, ये अच्छे प्रोफेशनल जॉब करेगा तो आपकी देखभाल करेगा। बट वो प्रोफेशनल जॉब के लिए आपसे दूर होना पड़ता है। आप जब बीमार हो तो वो आपको देखने के लिए घर पे नहीं आ सकता। आपका वो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं उठा पाता, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे उठा पाएगा? 50,000 रुपए में आपका खर्चा नहीं निकलेगा गुड़गांव में। पता है क्यों? क्योंकि मान लो आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, 15,000 रुपए आपने रेंट दिया, लगभग 5,000 रुपए आपने इसका दिया, ट्रैवलिंग कॉस्ट दी, फिर आपका 4-5 हजार रुपए का, 6,000 रुपए का राशन है, फिर आपका आपने बाइक या फिर ये ओन कर रखा है उसकी EMI है, फिर फोन है, फोन का बिल रिचार्ज है, वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसका इंश्योरेंस है, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर EMI है। अरे यार, कम कंज्यूमरिज्म में जी रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि ये ब्लिंकिट, जोमेटो या फिर जितने भी डिलीवरी ऐप है, लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से मार्केट, जो लोकल शॉप है, इनका नुकसान हो रहा है। मैं इसे बुरा नहीं मानता, पता है, एक तरीके से मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि असल में तो ये टेक्नोलॉजी का गेम है। उन्होंने ऐप बनाया कि आपको कम से कम टाइम में एक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। बट उसमें जो लोग काम करते हैं उसको कितना एक्सप्लॉइट करा जाता है यार। ये बिल्कुल। पार्टनर बोल के, डिलीवरी डिलीवरी पार्टनर बोल के उन लोगों को कमीशन पे हायर करते हैं। 20-20 हम्म। किलोमीटर जाने के बाद इनको 100 रुपए नहीं बचते। पूरा पूरा दिन मेहनत कर, 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, तब जाके इनके दिन की दिहाड़ी 1,000 रुपए, 1,200 रुपए पूरी हो पाती है। सही कह और रहे वो हो। 1,000-1,200 रुपए भी पूरे सब लोग नहीं कमा पाते भाई। नहीं, मेरा एक दोस्त है वो खुद करता है एक्चुअली, मैं वो बता रहा था कि अपनी यू नो कौन सी स्प्लेंडर लेता है और दिन भर में महीने में 25,000 बना पाता है वो भी जब जब वो सुबह से शाम पागलों की तरह लगा रहता है, वो भी इस धूप के अंदर, इस लू के अंदर। तो ये देखो, अभी जो जेप्टो का जो मालिक है,
जेप्टो का जो को फाउंडर है, जब पीयूष गोयल ने बोला था ना कि ये जो स्टार्टअप भी कैसे स्टार्टअप बना रहे हो तुम साले, एम्प्लॉयमेंट्स जो एम्प्लॉयज जो तुम रखते हो उनको, जो ये डिलीवरी पार्टनर रखते हो उनको सैलरी तक अच्छी से नहीं देते तुम। जेप्टो वाले ने पता नहीं ईगो में आके बोल दिया, देखो एटलीस्ट हम गवर्नमेंट की तरह तो नहीं है ना, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो कर रहे हैं ना। अबे किस वहम में है तू? मतलब भाई मेरे दिमाग में आया, किस वहम में हो रहे हो तुम? मतलब खुद को भगवान समझने लग गया क्या तुमने भाई? 15-20, अबे ये मजबूरी है लोगों की, मजबूरी है लोगों की भाई, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी मजबूरी है कि बंदा रेडी हो जाता है कि भाई ठीक है भाई, कम से कम बच्चे का पेट पालना है, मैं घर छोड़ के आया हूँ 500-1000 किलोमीटर दूर, मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो डिलीवरी पार्टनर ही बन जाता है। और वो देखता है उसको कितनी मिलती है, कितनी मिलती है डिलीवरी की, 50 रुपए मिलते होंगे शायद, कितने मिलते हैं भाई 10 कितना, 12 रुपए में लोग डिलीवरी करते पता नहीं हैं। यार, मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ, बट बहुत बुरा लगता है भाई, ये बहुत बुरा लगता है कि यार तुम इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट सोचो ना, कर रहे हो। आपने यहाँ तो लेबर लॉस बोलते हैं, आपकी सैलरी 25,000 रुपए से कम है या 21,000 रुपए से कम है तो आपको ईएसआई बेनिफिट मिलेंगे, आपको पीएफ कटना मैंडेट है। हम्म बट ये बेसिक एमिनिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब क्या है भाई? आपको ना लीव्स मिलती है, ना आपको परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर करा जाता है, ना आपको कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलते हैं, ना आपका पीएफ करता, ना ईएसआई करता है। कल को वो बंदा बीमार होगा, वो किसके सहारे जाके इलाज कराएगा? वो 25,000 रुपए में घर का राशन भरेगा, अपने बच्चों की स्कूल फीस भरेगा, या फिर जाके अपना इलाज कराएगा? पता है 80% लोग जब हम्म बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, तो अपना इलाज कराने नहीं जाते। क्यों जाएंगे? पैसे ही नहीं है भाई यहाँ पे। आप, मैं बताऊं, सही बताऊं हार्दिक, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, मेरे जस्ट घर के बिल्कुल पास में, मतलब सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है मेरे, पैदल पैदल भी चलोगे तो 1 मिनट में पहुंच जाओगे। वो हॉस्पिटल पे मैं गया, ठीक है, सिर्फ चेकअप करवाने, क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं करूंगा। 3,500 रुपए का बिल आ गया था मेरा, 3,500 का बिल, सिर्फ कितने देर में? आधे घंटे के अंदर अंदर, कुछ चेकअप्स वगैरह करे, कुछ इंजेक्शंस वगैरह की बात हुई थी, 3,500। मेरी हालत खराब हो गई, मैंने बोला जस्ट बिकॉज मुझे पास पड़ा ये, तो मैं इस पे चला गया कि भाई ठीक है, हेल्थ इश्यूज है, ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, 3,500 रुपए तुरंत डाल दिए। अब आप सोच के देखो, मेरे जैसा बंदा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ इकोनॉमिकली, लेकिन अब आप कह रहे थे ना 80% लोग नहीं जा पाते हैं, वो इसलिए नहीं जा पाते यार। आप दवाइयों के रेट देखो यार, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी जो छाप रही है ना, इसलिए कभी कोई मुझसे पूछता ना भाई किस स्टॉक में पैसे लगाओ, मैंने बोला भाई ये फार्मा कंपनी कभी बंद नहीं होंगी, इन पे आंख बंद करके लगाओ, ये फार्मा कंपनी साले हमेशा कमाएंगी, क्योंकि इनको पता है इंसान जब तक है वो तब तक जिंदा रहेगा, जब तक वो बीमार पड़ेगा। ये भाई कितनी सिस्टम, शर्म की बात है, पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने आते हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ सस्ते में इलाज होता है। बट इंडिया इतने गरीब है कि वो सस्ता इलाज भी अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ के लोगों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर तो यहाँ के अलग ही लेवल के ईगो में रहते हैं भाई, उनको लगता है वो एक कुछ करोड़ अलग ही कर। 1-1 करोड़ रुपए, आप ये समझो आपकी रैंकिंग अगर 500 के आसपास भी है तो आपको 1 करोड़ रुपए डोनेशन देना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में, फिर जाके शायद आपको ये इस बात की भी गारंटी नहीं है कि तब भी जाके आप डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। नर्सिंग की पढ़ाई करने जाओगे तो 7-8 लाख रुपए पर ईयर की उसकी फीस है। 8 लाख रुपए पर ईयर फीस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मिडिल क्लास बंदा लोन लिए बिना आपको पढ़ा ले? नहीं, एजुकेशन एवरेज लोन के बिना इनकम तो ही, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन आप, लोन भी हर किसी को नहीं एक एक मिलता। 1-1 लाख वाले सैलरी वाले जो अंकल है ना, वो भी मुझे बताते हैं बेटा लोन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ। मैं कह रहा हूँ वो अलग बात है कि ठीक है एक रियायत मिल पॉसिबल जाती है ही कि नहीं है। बच्चे की जॉब एक लग। करोड़ रुपए किस 1 करोड़ रुपए कौन भरेगा भाई? वही तो कह रहा हूँ कि जब तक आप बिजनेसमैन नहीं हो ना, अच्छे खासे बिजनेसमैन जो बड़े सेठ धन्ना वाले होते हैं, तब तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तब तक तो आप भूल जाइए, नौकरी पेशा वाला इंसान नहीं कर पाएगा ये चीजें अफोर्ड। और आप कहते हैं एजुकेशन के नाम पे यार कैसे लूट मच सकती है यार, जो सबसे बेसिक चीज है, राइट टू दिल्ली में एजुकेशन देख लो, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। 14 साल तक के बच्चों को मैंडेट है एजुकेशन फ्री में मिलना, ठीक है। बट दिल्ली में आप जाके देखो, वहां पे दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अभी अपनी फीस बढ़ाई है। प्राइवेट स्कूलों ने मैं तो सोचता हूँ कि लोग पढ़ाते ही कैसे हैं प्राइवेट स्कूलों में, क्या सोच के भेजते हैं अपने बच्चों को? जब उसे आगे चल के कॉर्पोरेट स्लेव ही बनना है, उसे सैलरी फिर वो आज से 10 साल पहले टीसीएस 3-3.5 लाख रुपए पे हायर करता था इंजीनियर्स को, आज भी 3-3.5 लाख रुपए पे हायर करता है, ठीक है। 10 साल पहले जो 1200 रुपए में पढ़ा होगा वो आज 12,000 रुपए दे रहा है, वो सेम क्लास में एडमिशन लेने के लिए।
सीबीएसई से एफिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। जितने भी सीबीएसई एफिलेटेड कोर्स है वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स गवर्नमेंट ने रिकमेंड करी हुई है, बट फिर भी ये प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक रखते हैं। और प्राइवेट पब्लिशर्स, आपको पता है, मैं एक प्राइवेट पब्लिशर के साथ ट्रैवल कर रहा था। टीएमयू यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, जिस कॉलेज से, सॉरी, पास आउट बोल रहा, ड्रॉप आउट हूँ, ठीक हम्म। है। वहां पे वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आया था, तो वो मुझे बता रहा था कि कंपनी जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं ये फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं लाइब्रेरियंस के। सोचो, जो एक बंदा लाइब्रेरियन है वो फॉरेन ट्रिप करके आ रहा है, और एक इंजीनियर कहाँ फॉरेन भेजते ट्रिप हैं? करके नहीं आ थाईलैंड? पा रहा। थाईलैंड भेजते हैं थाईलैंड मसाज भेजते हैं, के लिए? बैंकॉक भेजते हैं, सिंगापुर भेजते हैं, मलेशिया भेजते हैं। मैं भी जाऊंगा यार लाइब्रेरियन की जॉब लगा के। हाँ बिल्कुल सही। जा सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको लाइब्रेरी ओपन करके वहां पे अपनी उनकी पब्लिशर्स की बुक रखनी है। जितनी सेल होगी उस पर आपका कमीशन बनेगा। कॉलेजेस में भी यही है। ऐसा कैसे हो हम्म। सकता है कि कॉलेजेस सिंगर बुला लेते हैं, जिन सिंगर की एक एक शो की फीस 25-25, 30-30 लाख रुपए होती है, कॉलेजेस कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? आप तो 30 लाख तो स्कूल्स सिर्फ के आप, लिए। 30 लाख तो आप सिर्फ उसकी बता रहे हो सिंगर की। जब पूरा सिस्टम आता है, साउंड सिस्टम आता है, वो सब मिला के आप आराम से ले जाओगे 70-80 लाख तक तो ये। सही बात है, बिल्कुल। और ये कॉन्सर्ट अगर बाहर आप करने जाओगे, बाहर अटेंड करने जाओगे, तो उसके 2,500-3,000 रुपए की टिकट है। तो भाई तुम एक कॉन्सर्ट को देख के एडमिशन ले लेते हो कॉलेज में, या फिर उसकी फैसिनेट होके एडमिशन ले लेते हो, पर मिलता क्या है बाद में जाके आपको? वो कॉलेज प्लेसमेंट तक तो दे नहीं पाता। हर कॉलेज में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है। हम्म। वहां पे फैकल्टी पता है कैसे हायर होती है? मेरी फ्रेंड पुणे में रहती है, ठीक है, पीएचडी होल्डर है। उसकी सैलरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कितनी होनी चाहिए? यार लैक्स में होनी चाहिए एटलीस्ट यार। लैक्स में होनी चाहिए ना। उसकी सैलरी है 25,000 रुपए। पीएचडी करना है क्या यार? इससे बढ़िया 12वीं पास करके भी आप लग सकते हो। मास्टर्स की सैलरी है 15,000 रुपए। कॉलेज उससे अकाउंटेंसी पे पूरी पूरी बुक लिखवाता है, बुक पब्लिश करवा देता है, और बाद में बोलता है कि इसका रेवेन्यू और रॉयल्टी कॉलेज के नाम पर आएगी। शिट। मजाक है क्या भाई? और लोगों को बताओगे तो लोग बिलीव नहीं करेंगे इस बात पे। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे आप। ही कॉलेज में मेरे सीनियर को हायर करके मुझे ही पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है कि ये सीनियर ऐसा था कि जो पास होने के लाले थे इसके। अब ये मुझे पढ़ाएगा लॉ। मैं ऐसे कॉलेज में क्यों पढ़ूंगा भाई? मेरा फ्यूचर क्या बनेगा? इस जिस सीनियर का मुझसे पहले पढ़ के फ्यूचर नहीं बन पा रहा, वो यहाँ 15-20 हजार रुपए की जॉब कर रहा है, एज अ फैकल्टी उसे हायर कर लिया है, वो भी यूजीसी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट। कितने लोग अथॉरिटी रखते हैं चेक करने की कॉलेजेस में कितने ऑडिट होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में कितने ऑडिट होते हैं? ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स या प्राइवेट कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते वहां पढ़ाने के लिए। 90% जो सिलेबस होता है वो आउटडेटेड होता है। उसके बाद जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल होता है हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज लेके आने पे फोकस करता है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देता बच्चों को, इंटरव्यू में बैठने के लिए तैयारी नहीं करता। बच्चों को पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में उनसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, सोचो, वहां की टॉपर बोल रही है मुझे हम्म। ये नहीं पता था कि इंटरव्यू में मुझसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ये तो साफ साफ सबूत है कि ट्रेनिंग और डिपार्टमेंट सेल। ये तो मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये तो प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा। प्राइवेट कॉलेजेस की हालत क्या होगी आप खुद सोचो। सही कह रहे हो। 200-200 रुपए देते हैं इन्विजिलेटर को कॉपी चेक करने के लिए, तो कितनी इंपॉर्टेंस देगा उसको? वो सवाल भी नहीं पड़ेगा 200 रुपए में। मैं तो कुछ भी ना करूँ भाई, पूरा दिन क्यों वेस्ट करेगा इतना पढ़ लिख कर वो बंदा? पर लोग करते हैं, मजबूरी है। 3-3 अकाउंटेंट जो होते हैं, ये सीए जितने अकाउंटेंट रखते हैं ज्यादातर ये, या फिर लॉ फॉर्म में जितने फ्रेशर्स जाते हैं, इनकी सैलरी पता है कितनी होती है? 5 साल आप लॉ पढ़ के फ्रेशर लॉ फॉर्म ज्वाइन करते तो आपकी सैलरी मिलती है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। अकाउंट्स पढ़ के 4 4 साल अकाउंट्स पढ़ के आप जाते हो, 3 साल अपने एक एक साल इंटर्नशिप करके फिर जाते हो, तब भी आपकी सैलरी 10-15 हजार रुपए है। बीसीए एमसीए करने वालों को कोई पूछ नहीं रहा, उनसे लोग एडिटिंग करवा रहे हैं। आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए 10-10 हजार रुपए पूरे पूरे महीने एडिटिंग करने के लिए तैयार है। तो कॉलेजेस की अकाउंटेबिलिटी क्या है? पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है, हम बोलते हैं कि सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। 1 लाख सोल्जर्स की कमी है हमारे मिलिट्री
हमारे इंडियन आर्मी मुझे में। लगता है कट ऑफ किया गया था ना कुछ कोविड के दौरान, 1,80,000 पता नहीं कितने जवान थे उनको। ना, टू बी स्पेसिफिक 92 या 94,000 जवान कम है हमारे इंडियन आर्मी में। तो आप सोचो कश्मीर जैसे हाईली सेंसिटिव एरिया में 20 मिनट तक ओपन फायरिंग होती है और कोई जवान वहां पहुंच नहीं पाता। तो सिस्टम इसमें आप फेलियर तो है, गवर्नमेंट, बिल्कुल तो सही कह इसमें रहे हो आप। गवर्न अरे 100% गवर्नमेंट फेलियर है। देखो, हम्म। गोधरा में लोगों हिंदुओं को जलाया गया, उसके बाद गोधरा कम्युनल वायलेंस हुआ। दिल्ली में CA/NRC प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली राइट हुए। अब ये लेकर आए वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके बाद वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी गाड़ियां जला दी गई। किसी पोइट ने बहुत अच्छी बात बोली थी, या किसी राजनेता ने बहुत कमाल की बात बोली थी कि सरकार से अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर कोई भी नहीं होता। इंदिरा गांधी पे ओपन फायर कर दिया था उनके गार्ड्स ने, जो कि सिख थे। उसके बाद सिखों को सरेआम काटा गया दिल्ली में। और अचानक ही राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो पूरा का पूरा राइट रुक गया। एक सीरीज है, पहले स्टार ABP न्यूज ने एक सीरीज निकाली थी प्रधानमंत्री, तो उसमें ये सारी बातें ओपनली बताई गई है। एक पहले सत्यमेव जयते, ऐसे कई शोज आते थे जो कि पहले इतने रेलेवेंट थे, रियल स्टेक डॉक्यूमेंट्री पे बेस्ड थे, इवेंट्स पे बेस्ड थे, पर अब वो हम शायद कभी देख नहीं पाएंगे। सत्यमेव जयते जैसा शो आज के ज़माने में चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम की बात करता है और गवर्नमेंट चाहती नहीं कि रियलिटी जो है वो सामने आए। 7 किसान रोज मरते हैं महाराष्ट्र में, और पूरे इंडिया में 32 किसान मरते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल कटता है तो उसकी वजह से इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होता है तो जानवरों की, पक्षियों की संख्या कम होती है। 5 बिलियन 5 बिलियन बर्ड्स एक्सटेंट हो चुकी है इस दुनिया से। इकोसिस्टम का मजाक, हसदेव जंगल पूरा इन्होंने करीब 1700 स्क्वायर किलोमीटर या 1800 स्क्वायर किलोमीटर, कम नहीं होता भाई। सही कह रहे मेरे हो। ख्याल से दिल्ली NCR आ जाएगा इतने पूरे एरिया में। वो पूरा जंगल काटने चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अडानी को वो देना है, और वो शायद कट भी जाएगा। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, जंगल कटता जा रहा है। ये जितने भी एक्टिविस्ट है ये सब जेल में मिलेंगे आपको। कोई भी ओपनली बात करते हो कहीं नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ आपको सरकार का प्रोपेगेंडा दिखेगा, IT सर्च का प्रोपेगेंडा दिखेगा। और मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि ये कम्युनल राइट आने वाले टाइम में बढ़ते ही जाएंगे। अभी ये रिसेंटली हमला हुआ है, इसमें पूरा प्रोपेगेंडा नैरेटिव ऐसा सेट किया है कि हिंदुओं को टारगेट किया है। मतलब पर्सनली मुझे आपने ऐसा ठान लगता है रखी है, मतलब आपने ठान रखी है भगवान। जब भी आप मेरे साथ, मतलब आपने ठान रखी है जब भी आप मेरे साथ कोलैब करोगे, आप कोशिश ये करोगे कि मेरा जो ये पॉडकास्ट है वो मोनेटाइज ना हो। आपने दंगा वंगा सब डाल दिया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार मैंने डिमोनेटाइज कर रखा था शुरुआत से ही, क्योंकि भाई आपने सुसाइड वेसाइड ये सब बोल दिया था। ठीक है, इस बार तो सेंसर कर दूंगा कुछ वर्ड्स को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लूप होल निकाल लिया है, सेंसर करना पड़ता है। हाँ बट बट देखो यार, हार्दिक, जितने भी मैंने आपके व्लॉग्स देखे हैं वो देखे हैं सब, मैं हम और इवन मैं भी आपसे बहुत हद तक एग्री करता हूँ। लाइक आपकी 95% बातों से मैं एग्री करता हूँ कि हाँ यार, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर ही है। ठीक है, हालांकि मेरा ये मानना है कि हम शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। चाहे आप कोई भी सेक्टर उठा लो, जैसे कि आपने बात करी एजुकेशन की, बात करी किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो फायदा उठाती है कंपनियां कि भाई मजबूरी में तो ये किसी भी सैलरी पे आ जाएगा। लेबर लॉज की कमी है, ठीक है, अवेयर नहीं है लेबर लॉज अगर हैं जो भी एग्जिस्टिंग है। प्लस ये एनवायरनमेंट की किसी को फिक्र नहीं है। पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है, हमारी डर्टी पॉलिटिक्स होती है। बेसिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप सही बात बता रहे थे, वो बस वाली बात आपने बताई। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह है ना, ये आप जो भी अपने चैनल पे कर रहे हो, मैं बोलूंगा आपको एक, मैं बस एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जाके ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आप करते ही हो व्लॉग, जैसे कि आप कर भी रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप जाके कर सकते हो, इनसे एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। अभी आपने बोला सत्यमेव जयते जैसे शोज नहीं है, या फिर ऐसे शोज जो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं वो नहीं है, तो कोशिश तो हम सबको वैसे करनी चाहिए। बट मैं ये बोलूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जहां आप किसी जोमेटो वाले से एक दिन में बात कर रहे हैं कि वो कितना कमाता है, उसकी जिंदगी कैसी है, किसी ऑटो ड्राइवर से आप पूछ रहे हैं, किसी बस वाले से आप पूछ रहे हैं, किसी कोई भी, आप एजुकेशन में की फील्ड का हो गया, चाहे कोई एम्प्लॉय हो गया, आप वैसे भी आपकी नॉलेज में देख रहा हूँ, आप काफी पढ़ते रहते हैं कि स्टेट्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस फील्ड में क्या हो रहा है, कितनी सैलरी है, अच्छी नॉलेज आप लेके बैठे हैं, तो इसका फायदा उठा के आप ना बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो। ये मेरी एक सजेशन है, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी मैं नहीं कुछ यार, कहना चाहता हूँ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कि हर किसी को अवेयर होना चाहिए अपने सोच, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में पॉलिटिक्स का उनकी बेसिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बात हर किसी को समझ में आनी चाहिए। सिर्फ बिल्कुल। दो नेता हैं जो मुझे बायस नहीं लगते। एक है राघव चड्ढा, ठीक है, आम आदमी पार्टी के है। पार्टी छोड़ दो आप, राघव चड्ढा और एक चिराग पासवान, जो मुझे लगता है कि बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। इस बात से मुझे क्या समझ में आता है कि ये मैं आपकी ऑडियंस को या अपनी ऑडियंस जो भी हमें देख रही है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वोट डालने जाए तो ये ना देखें कि आप कौन सी पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। हमेशा ये ज़रूर देखें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमएलए बन रहा है या फिर एमपी बन रहा है, वो कितना डिप्लोमेटिक है, वो आपके लिए क्या कर रहा है। आप वोट दे आते हैं पार्टी के नाम पे, आप वोट दे आते हैं रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका नाम तक तो पता नहीं होता लोगों को। और वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में पेनलाइज करते हैं लोगों को, अगर वो वोट ना डाले तो उन पे पेनल्टी लगा दी जाती है। तो इंडिया में भी ऐसे लॉज होने चाहिए। नहीं यार देखो कहाँ तक बनती है। ये मत करो यार, ये मत करो, पेनलाइज तो मत करो यार, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने पुलिस वाले को ठुल्ला बोलना शुरू कर दिया, मामा बोलना शुरू कर दिया। आपको लगता है पुलिस वाला हमारी सुना करेगा? हम बोल देते हैं भाई ठुल्ला बैठा है, वहाँ मामा बैठा है, ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उनके लिए। यार हालाँकि मेरे साथ पुलिस वाले भी ट्रैवल करते हैं बॉस, मैं आपको सच हुँ, बताऊं, इतना पेन में होते हैं ना, वो इतना पेन में होते हैं। वो वो सारा दिन वो गालियाँ अपने ऑफिसर से सुनते हैं, उनके ऑफिसर मंत्रियों से सुनते हैं। और 24 घंटे की ड्यूटी आप सोचो किसी इंसान से करवा रहे हो। अरे ये आँखें काली हो कितना जाती है यार। आँखें कितना मैंने इनह्यूमन है। आप लोगों के साथ ऐसा देखो, आप लोगों का काम मैं समझ सकता हूँ, आईटी वालों का यार ठीक है, आप कंप्यूटर पे बैठ गए, आपने गालियां सुन ली। वो भाई भागते टोलते हैं यार, कभी किसी फील्ड में निकल गए, फॉर एग्जांपल गुजरात में कोई कांड हो गया, भाई हिमाचल प्रदेश हाँ से निकल गए। और वो ये भी है कि कॉन्स्टेंटली आपको टच में रहना है, उधर ऊपर पे भी और नीचे पे भी। मेरी एक फ्रेंड है, वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मेरी एक फ्रेंड पुलिस में वो करती है भाई, वो बताती है ना, मेरे को रोना आ जाता है यार, तू कैसे करती है भाई। यू नो हर जगह ओवरवर्कड, हर फील्ड में मैं तो बोलूंगा ओवर एक्सप्लॉइटेड, ओवरवर्कड, ओवरबर्डन्ड और अंडरपेड। ये कॉन्स्टेंटली ये आपको पैटर्न हर जगह हर फील्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको चेंज लाने के लिए मैं बिल्कुल जैसे बता रहा था, आप कर सकते हो यार हार्दिक, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और मैं चाहूंगा कि आपका अच्छा, चैनल बहुत एक आगे लास्ट जाए। बात बोलूं, एक हाँ लास्ट बोलो बात बोलो। बोलूं। आई एम सो बिल्कुल। सॉरी, मैं टाइम ले रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले तो लड़कियों को बहुत ऑप्रेस करके रखा जाता है घरों में। उनको पहले शुरू से बताया जाता है कि लड़के बहुत खराब होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए, इनसे बात नहीं नहीं करनी चाहिए, या फोन नहीं देते हैं घर पे पेरेंट्स, या कपड़े कैजुअल पहन के बाहर नहीं जाने देते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। ठीक है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, 26-27 साल की मेरी दोस्त है, पुणे में रहती है, उस पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस है। या फिर कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं कि हिजाब पहना है, ये पहना है, वो पहना है, पल्लू रखना है। ठीक है, ऐसी लड़की को आप बाहर नहीं भेजते, बट जब बाहर भेजते हो तो वो सारे जितनी भी गलत चीज उसे ग्लैमराइज करती है। मतलब या तो स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, या तो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि आप बेसिकली टॉक्सिसिटी कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, हम्म। इनसिक्योरिटी है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। और अगर कोई लड़की ऐसा नहीं भी करती, बाद में आप उसकी अरेंज मैरिज करा देते हो। आपने पहले तो उसे डेट नहीं करने दिया, उसे अपने पार्टनर चूज करने का कोई हक ही नहीं दिया। उसे हमेशा डरा के रखा कि लड़के खराब होते हैं। ठीक है, बाद में वो लड़कों से बात अगर करना चाहे बात नहीं करने देते। या फिर अगर वो ग्लैमराइज होके उनकी तरफ अट्रैक्ट हो तो और रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, या तो लड़कियां बहक जाती हैं, या फिर अगर वो शादी कर ले और अपने माँ बाप की वजह से डर के किसी से भी अरेंज मैरिज कर ले, उसके बाद इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है, क्योंकि हमेशा बचपन से उनको नरिश करा जाता है इतना दब के रहने के लिए। बाद में वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाती, वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती कि वो कितना ऑप्रेस्ड है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी घुट घुट के गुजरती है, घुट घुट के, क्योंकि वो ना तो ससुराल में कंप्लेन कर सकती है ना मायके में, उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। और ये एक बहुत ट्रेजिक बात है। हम आज बोलते हैं कि लड़कों के साथ बहुत गलत हो रहा है, पर असल में नाइ आप समझो कि 90% डोमेस्टिक केसेस
जो होते हैं वो हमारी कंट्री में रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। जो लेडीज या वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो मैं बोलूंगा कि माँ बाप ऐसा ना करे, अपनी बच्चियों को भी उतनी रिस्पेक्ट दें जितनी अपने बच्चों को देते हैं, और लड़कों से दूर ना रखें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ डर बढ़ता है। इससे सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड होती हैं लड़कियां। बल्कि उनको एजुकेट करें। एक कोविड स्कूल में भेज रहे हैं, उसके बाद उनको फोन नहीं दे रहे, या वो किसी से बात कर रहे हैं अपने दोस्त से तो उन पर भड़क जा रहे हैं, ये सब ना करें। अच्छे लग रहे हो हंसते हुए, पिछली बार कम थोड़े हंस रहे थे, इस बार थोड़े खिलखिला रहे हो, तो अच्छा लग रहा है कि चलो बेटर हो रहे हो अच्छी बिल्कुल तरीके बिल्कुल से। ऐसे भाई। ग्रो करते रहो अपने चैनल को, ठीक है, और ऐसे ही यार हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ठीक है, ध्यान रखो थैंक्स अपना। बॉस, थैंक्स, थैंक यू सो मच तो बॉस। चलो जल्दी मिलते हैं, टच में रहना, ठीक है। बिल्कुल। ओके, चलो बाय। बाय बाय। बाय गुड बाय। नाइट, गुड नाइट।